आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेशन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। एक ईमानदार टैक्स पेयर की तरह आप टैक्स भरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं? आइए इसके बारे में और जानते हैं और रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। A very good evening to all. I'm CA Rahul Verma, practicing chartered accountant from Lucknow. And today I'm here to discuss with you the deductions that are available under the Income Tax Act while you file your return. तो क्या क्या ऐसे डिडक्शंस हो सकते हैं जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिडक्शंस के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं इनकम टैक्स के तहत, तो डिडक्शंस इनकम टैक्स में चैप्टर 6A में दिए हुए एक पूरा अलग से चैप्टर है जो डिस्कस करता है कि हमारे डिडक्शंस क्या क्या होंगे जब हम अपना रिटर्न फाइल करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चैप्टर 6 से डिडक्शंस टू बी मेड कंप्यूटिंग टोटल इनकम प्रोवाइड्स वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। यानी वो सारे डिडक्शंस हमें अलाउ करे जाएंगे रिटर्न फाइल करते समय, जो कि इस चैप्टर 6A में दिए हुए। A set of specific deductions considering various socio-economic factors have also been provided. यानी कुछ एक ऐसे भी हमारे डिडक्शंस स्पेसिफाइड हैं जो कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक स्थिति को इफेक्ट करने वाले होते हैं, उनको ध्यान में रख के भी कुछ इसमें चैप्टर 6 में डिडक्शंस दिए गए। डिडक्शंस to be made in computing total income, section 80A, chapter 6A के तहत सबसे पहले आता है what is section 80A। ये कहता है कि जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है तो उसमें से सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक के डिडक्शंस अलाउ कर दिए जाएंगे। सेक्शन 80C से 80U के डिडक्शन क्या है, ये हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहता है कि कोई डिडक्शन अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को दे दिया गया तो वही डिडक्शन उनके मेंबर्स को उनके पर्सनल आईटीआर में नहीं मिलेगा। सच डिडक्शंस शैल नॉट एक्सीड द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब किसी भी केस में आपके जो डिडक्शंस होंगे वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड if the deduction has not been claimed in the return of income। बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल करते समय आपको डिडक्शन क्लेम करने पड़ेंगे। यदि आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं किए जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने ग्रॉस टोटल इनकम की बात करी, तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स द टोटल इनकम computed in accordance with the provisions of Income Tax Act before making any deductions under Chapter 6। यानी Chapter 6A के डिडक्शंस देने से पहले हमारी जितनी भी इनकम थी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। अब चलते हैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 80C। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं और एक ऐसा सेक्शन है जिसका मोरलेस सभी लोग यूज करते हैं अपना रिटर्न फाइल करते समय। तो सेक्शन 80C क्या है? सेक्शन 80C किसके लिए है? सेक्शन 80C में क्या डिडक्शन मिलेगा? तो क्या क्या चीजें इसमें अलाउड है? तो सबसे पहली बात है, सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल कौन कौन होगा? तो एलिजिबल एसएससी सेक्शन 80C में आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं या एचयूएफ हो सकते हैं। आप अपना सैलरी का रिटर्न भरते हैं, आप अपना बिजनेस का रिटर्न भरते हैं, एज एन इंडिविजुअल वर्क करते हैं, तो आप सेक्शन 80C के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यदि, और आप उसके तहत कोई काम करते हैं और आप 80C के डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आप 80C के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबल डिडक्शंस होंगे? होल ऑफ द एलिजिबल अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी है, 1.5 लाख रुपए। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए के डिडक्शंस में इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने अमाउंट का मिलेगा? आपको मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन जो मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है, इसमें
क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 1,50,000 अलॉन्ग विद सेक्शन 80 CCC 80 CCD1 एज पर सेक्शन 80 CCE। इन तीन सेक्शंस को जोड़ के एटीसी कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट हमने डिस्कस करी 1.5 लाख रुपए होती है। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या चीजें इसके लिए एलिजिबल होती हैं। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफर्ड एन्यूटी, कोई आपने प्रीमियम पे किया कोई ऐसी एन्यूटी के लिए जो कि आपकी डिफर्ड थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इसमें कवर हो जाएगी। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया, लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए आपने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया वो एटीसी के डिडक्शन में एलिजिबल होगा। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डिफर्ड एन्यूटी, यानी आपकी सैलरी में से कोई ऐसा पोर्शन काटा गया जो कि सरकार को जमा किया गया और वो कंटिन्यूटी के लिए है, तो वो भी आपका एटीसी में डिडक्टेबल होगा। कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, प्रोविडेंट फंड के तहत अगर आप कोई पैसा जमा करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड, यानी किसी ऐसे फंड में आपने पैसा लगाया जो रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा देगा, वो भी आपका यहाँ पे एलिजिबल होता है। एनी सम और पेड और डिडक्टेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत यदि आपने कोई पैसा जमा किया तो उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि क्या योजना है, जिसमें सरकार 2-3 साल पहले एक स्कीम लाई थी, अगर आपकी बेटी होती है और उसके नाम से आप कोई अपना एक अकाउंट खोलते हैं सुकन्या समृद्धि के तहत और उसमें आप पैसा सर्टेन टाइम के लिए जमा करते हैं, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा जब आपकी बेटी मेजर हो जाएगी और आपको पैसा मिलेगा। तो जब तक आपने पैसा जमा किया आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, और जब बेटी मेजर हो गई तो वो पैसा आप विड्रॉ करके उसकी शादी या पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू एनएससी, एनएससी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पैसा आप इन्वेस्ट करिए, आपका टैक्स फ्री रहेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगाया, जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनमें पैसा लगाया, तो भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल फॉर विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं और वहां पे आपने ट्यूशन फीस का पेमेंट किया किसी कॉलेज को, किसी स्कूल को, तो वो ट्यूशन फीस का डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, पार्ट टाइम एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड होता है। एटीसी हमने समझा। अब हमने डिस्कस किया था कि 3 सेक्शन एटीसी के डिडक्शंस को क्लेम करते समय देखने पड़ते हैं, 80C, 80CCC, 80CCD1। अब 80CCC क्या होता है? 80CC कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। सरकार ने बीच में एक स्कीम लगाई कि आप अगर पेंशन फंड के तहत कोई पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपका टैक्स एग्जेम्पशन में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, क्या होगा उसके पीछे तरीका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एलिजिबल कौन कौन हो सकता है 80CCC के लिए? केवल इंडिविजुअल। हमने अभी 80C में डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए एलिजिबल होता है, बट हमारा सेक्शन 80CCC इट इज ओनली एलिजिबल फॉर इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर एचयूएफ। क्या डिडक्शन हमें मिल सकता है इसमें? 100% ऑफ डिपॉजिट पेमेंट मेड टुवर्ड्स LIC और एनी अदर इंश्योरर in the approved annuity plan for receiving pension from the fund referred to in section 2010-23 AAB exempt pension funds approved by IRDA। मतलब आपने LIC या और किसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के फंड में पैसा लगाया जिनका फंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 AA-B में अप्रूव्ड है पेंशन देने के लिए, अप्रूव्ड पेंशन फंड, वहां पे जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको आपके रिटर्न फाइल करते समय डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा?
मैक्सिमम अमाउंट फिर से वही 1.5 लाख की लिमिट होती है जो हम लोगों ने डिस्कस करी। 80C, 80CCC, 80CCD1, इन तीनों को मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट। अब इसमें एक सेक्शन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीम्ड इनकम का। वो क्या होता है? आपकी कोई चीज को इनकम मान लिया जाएगा कब? वेयर द बैलेंस इन द फंड ऑन विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड इज रिसीव्ड बाय द एसएससी और हिज नॉमिनी। मतलब आपने जो भी आपके फंड में बैलेंस था उसको विड्रॉ कर लिया, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी आपके हाथ में या आपके नॉमिनी के हाथ में जब वो विड्रॉ करी जाएगी। ड्यू टू सरेंडर ऑफ द प्लान, आपने अपना पेंशन फंड का प्लान ही सरेंडर कर दिया, उससे मिलने वाला पेंशन या पैसा जो भी आपको मिला, दैट विल बी डीम्ड एज योर इनकम। सच रिसिट ऑफ द एसएससी नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी देयर इनकम इन द प्रीवियस ईयर। जिस साल में आपको ये पैसा मिलेगा उस साल में ही इसकी टैक्सेबिलिटी मान ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 80C पे हमने डिस्कशन कर लिया, 80CCC पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 80CCD का। 80CCD, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे समझना फिर से वही चीज, किसके लिए एलिजिबल है? एलिजिबल रहेगा हमारे इंडिविजुअल के लिए ही। एलिजिबल डिडक्शन क्या रहेगी? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें दो स्कीम्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, अटल पेंशन योजना और एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इन दोनों के तहत यदि आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80CCD में छूट मिलेगी। क्या अमाउंट आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं। अब समझते हैं पहले 80CCD सबसेक्शन 1, असेसी कंट्रीब्यूशन। आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो क्या आपको कंट्रीब्यूशन किया? मैक्सिमम अमाउंट 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, 20% ऑफ जीटीआई इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज। मतलब यदि आप सैलरीड क्लास पर्सन है और आपने 10% तक की सैलरी का पैसा आपने एनपीएस में लगा दिया, तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख। उसी जगह पे यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आप एनपीएस लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या है? 20% ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम का 20% अमाउंट तक का आप पैसा लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपए। अब एक चीज इसमें और आती है, सेक्शन 80CCD में एक क्लॉज है, सब सेक्शन 1A। वो क्या कहता है? वो कहता है कि 1.5 लाख के अलावा एक एडिशनल 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आपको एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। मान लीजिए आपने 2 लाख का डिडक्शन, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 80CCD के तहत, न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम के में, तो आपको वो पूरा मिल जाएगा डिडक्शन। सब्जेक्टिव है उसमें कि एडिशनल जो 50,000 रुपए है वो सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1A में आप क्लेम करें। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 80CCD2। 80CCD2 क्या कहता है? हमने ऊपर बात करी थी असेसी कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे क्या आया? कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में सरकार ने एम्प्लॉयज की पेंशन जो आगे उनको दी जानी थी उसको पूर्णतः बंद कर दिया। तो सरकार पे भी प्रेशर था कि जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो हमें तो कुछ दीजिए। तब सरकार ने बोला कि जितना पेंशन में पैसा, जिस फंड में पैसा लग रहा है उसका कुछ पोर्शन हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार ने कंट्रीब्यूशन के लिए डाला सेक्शन 80CCD2 में। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ द सैलरी तक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है सरकार, उसका डिडक्शन आपको आपके रिटर्न फाइल करने में मिल जाएगा। एनी अदर एम्प्लॉय 10% ऑफ द सैलरी। और यह लिमिट आपकी 80CCE की जो लिमिट हम लोगों ने 1.5 लाख की बात करी थी उससे ओवर एंड अबव मिलती है। 1.5 लाख काउंट नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे भी कोई कंसेप्ट है डीम्ड इनकम का। क्या है डीम्ड इनकम का? अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है, आपको या आपके नॉमिनी को बैलेंस ऑफ द फंड से कुछ ऐसा पैसा मिलता है, तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल होगा पेंशन के फॉर्म में। ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम ऑन रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द एन्युटी प्लान परचेज ऑन सच ऑप्टिंग आउट और क्लोजर ऑफ द स्कीम।
अगर आपने अपनी पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया तो उस केस में भी आपकी इनकम जो उससे पैसा मिलेगा दैट विल बी डीम टू योर इनकम। कब टैक्सेबल होगा? जिस साल में आपको ये पैसा मिला या मिलना स्टार्ट हुआ वहां से आपकी टैक्सेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर नॉमिनी को पैसा मिलता है ऑन डेथ ऑफ द एसएससी तब ये टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर नॉमिनी को पेंशन फंड से पैसा मिलता है ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी तब टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। 80C के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, 80CC के बारे में डिस्कशन कर लिया, 80CCD के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब 80C की डिडक्शंस के बाद हम चलते हैं जो सबसे बड़ी एक डिडक्शन होती है 80D की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे होता है उस पर कुछ छूट मिलती है। वो छूट क्या है उसके बारे में ये डिस्कस करें। किसको किसको एलिजिबल माना जाएगा 80D के लिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यानी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर 80D में इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो एक टैक्स की छूट मिलेगी रिटर्न फाइल करते हुए सेक्शन 80D में। क्या क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ द एसएससी और हिज फैमिली और एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो कितना अमाउंट मिलेगा? 25,000 रुपए तक की अगर आप मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 25,000 रुपए तक का आपको पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80D में। इसके अलावा यहाँ खुद की बात करी गई एसएससी और उसकी फैमिली के बारे में। अब इसके बाद में एक चीज और आई, इंश्योरेंस ऑन दी हेल्थ ऑफ द पेरेंट और पेरेंट्स ऑफ द एसएससी। अगर कोई एसएससी अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसको 25,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद के लिए लेते हैं केवल अपनी फैमिली के लिए तो 25,000 रुपए, और उसमें आपने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस, तो एक 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और आती है कि यदि आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और वो पे कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये 25,000 की जो लिमिट है ये बढ़ के 50,000 रुपए तक की हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट और आती है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए सरकार ने एक एडहॉक डिडक्शन दे रखा है 50,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर डिडक्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो 5,000 रुपए तक की आपको छूट मिलेगी, वो आप अपना रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और पेरेंट ऑफ द एसएससी, 50,000 रुपए तक की मैक्सिमम आपको इसमें छूट मिल सकती है। ये बात हमने डिस्कस करी अपने इंडिविजुअल एसएससीज के लिए। अब 80D के केस में अगर एचयूएफ है, एचयूएफ ने 80D का कोई प्रीमियम पे किया अपने किसी मेंबर के लिए, तो क्या उसमें छूट मिलेगी, इस पर डिस्कशन करते हैं। इंश्योरेंस ऑन दी हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, 25,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वही सेम सिचुएशन है कि यदि उसमें कोई आपका मेंबर सीनियर सिटीजन है तो वो 25,000 की लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दी हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, पेमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सीनियर सिटीजन एंड नो इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड, उस केस में 50,000 रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कैच पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। वो ये कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या कहता है, द पेमेंट कैन बी मेड बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए तो ठीक है, आप 5,000 रुपए तक का जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर तो अलाउड है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं 80D के तहत, जो मेडिकल इंश्योरेंस आपने ली, अगर आपने गलती से उसको कैश में पेमेंट कर दिया तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कोशिश करिए चेक से पेमेंट करिए या डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करिए, आप कैश में पेमेंट मत करिएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 5,000 रुपए तक का अलाउड है इंडिविजुअल के केस में, अगर वो कैश में होता है तो वो आप अलाउ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे,
सेक्शन 80 DD बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट ने एक चीज देखी कि कुछ लोगों को कुछ डिसेबिलिटीज थी, तो उनके हेल्थ को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एसएससीज को कहीं ना कहीं खर्चे कुछ पेमेंट करने पड़ते थे मेडिकल से रिलेटेड। तो एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 80 DD, जिसके तहत कुछ अमाउंट स्पेसिफाई किया गया कि आप इतने अमाउंट तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। किसके लिए एलिजिबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड है? 75,000 इन केस ऑफ सीवियर 75,000, 75,000 रुपए। और सीवियर डिसेबिलिटी होती है। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब कोई डिसेबिलिटी ऐसी जो कि 80% से ऊपर है। यहाँ पे इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेना पड़ता है, जो कि सीएमओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीएमओ देता है। और वो सीएमओ जो होता है वो इस चीज को निकाल के देगा, तब ये निकलेगा कि आपका फॉर्म कितना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन 80 DD में डिडक्शन क्या मिलता है। डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए। और अगर मान लीजिए सीवियर डिसेबिलिटी है 80% एंड अबव, तो 1,25,000 रुपए तक का एलिजिबल डिडक्शन क्या है? एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग training and rehabilitation of an dependent being a person with disability or paid or deposited under a scheme framed in this behalf by the Life Insurance Corporation or any other insurer or the administrator. The scheme should provide for payment of annuity or a lump sum amount for the benefit of dependent. Declaration in Form 10IA along with income tax return is mandatory. तो क्या कहता है? अगर आपने कोई पैसा खर्च किया है मेडिकल ट्रीटमेंट में, इंक्लूडिंग नर्स का पेमेंट, आपकी ट्रेनिंग का, रिहेबिलिटेशन का, आपने डिपेंडेंट के ऊपर, तो वो डिडक्शन आपको आपके रिटर्न फाइल करते समय मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर इंश्योरेंस आपने ले रखा है कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का और या किसी और अदर इंश्योरर का, जिसके तहत आप कोई एन्युटी पे कर रहे हैं, लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं सालाना, तो वो भी डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है? आपको 10IA फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या आता है? हमने बात करी डिपेंडेंट की। यहाँ डिपेंडेंट के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वही अलाउड होता है 80 DD में। तो डिपेंडेंट कौन है? इंडिविजुअल के केस में कौन कौन डिपेंडेंट हो सकता है? स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु इज wholly or mainly dependent on such individual and not claiming any deduction under section 80A। इस सेक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, ये सारे लोग जो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट हैं, अगर इनके लिए आपने कोई खर्चा ऐसा किया जिनके कोई मेडिकल डिसेबिलिटी थी, तो वो 80 DD में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते 80U में उन्होंने कोई डिडक्शन ना क्लेम किया। और एचयूएफ के केस में क्या होगा? अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच एचयूएफ। ठीक है। कोई भी ऐसा मेंबर जो कि उस एचयूएफ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो वो 80 DD में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगले पे चलते हैं, सेक्शन 80 DDB। 80 DDB क्या है? कौन किसके लिए एलिजिबिलिटी है? इंडिविजुअल एचयूएफ। फिर से क्या हमको एलिजिबल डिडक्शन है? मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एलिजिबल डिसीजेस ऑन हिमसेल्फ फॉर अ डिपेंडेंट। खुद पे या डिपेंडेंट के ऊपर कुछ आपकी डिजीजेस दे रखी हैं, अगर उनके तहत आपने कोई खर्चा किया है, तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एचयूएफ क्या करेगा? एचयूएफ के केस में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी ऑफ इट्स मेंबर। अगर एचयूएफ ने किसी अपने मेंबर के लिए कोई खर्चा किया, तो वो डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसका एक स्पेसिफाइड रूल है, रूल 11DD, जिसमें ये आपकी क्या क्या डिजीजेस कवर्ड हैं उसके बारे में दे रखा है। क्या क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड है, ये समझते हैं। अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹40,000 विच एवर इज लोअर। आपने कोई अमाउंट पे किया या अप टू 40,000 विच एवर इज लोअर, आपको क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन, अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹1 लाख विच एवर इज लोअर। अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है, या जितना अमाउंट एक्चुअली में स्पेंड किया गया उनके ऊपर, उसका डिडक्शन मिल जाएगा।
amount of deduction shall be reduced by the amount received under any insurance or a reimbursement from an employer. मतलब यदि किसी को कोई एम्प्लॉयर से कोई पैसा रिम्बर्समेंट के फॉर्म में मिल गया डिजीज की इलाज के लिए, तो वो डिडक्शन इसको 1,40,000 की लिमिट में माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन पर डिस्कशन हो गया। बात करते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस द असेसी ऑब्टेन्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट, एन ऑन्कोलॉजिस्ट, अ यूरोलॉजिस्ट, अ हेमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट। यानी आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन ऑब्टेन करना पड़ेगा इन डॉक्टरों से। अगर आप इन डॉक्टरों से कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80 डीडीबी पे डिस्कशन हो गया। अगले पर चलते हैं सेक्शन 80 ई पे। सेक्शन 80 ई क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सभी पेरेंट्स आजकल कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए ये लेते हैं अपना एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के तहत अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप सेक्शन 80 ई में। क्या कहता है? एलिजिबल एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। एलिजिबल डिडक्शन क्या होगी? एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो पिछले साल में आपने पे किया, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या कंडीशन होगी? लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। Loan must be from any financial institution, that is a banking company or any charitable institution approved under section 80G और institution under section 1023C। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप लोन लेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन जो भी मिलेगा वो 7 साल के लिए मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन वुड बी अलाउड फॉर इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड 7 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। यानी जिस साल से आपने पेमेंट स्टार्ट किया उस साल से अगले 7 साल तक आप, उस साल को छोड़ के अगले 7 साल तक आप या उस मतलब उस ईयर को छोड़ के उस ईयर से 7 साल तक आप डिडक्शन उसका इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि आपका लोन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां 7 साल कंप्लीट हुए, 7 मतलब 1 + 7, 8 साल जहां कंप्लीट हुए रीपेमेंट स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद से 80 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन आप 10 साल पे करिए, 12 साल रीपे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस ईयर से आपने स्टार्ट किया पेमेंट, उस साल से अगले 7 साल तक आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। इनके लिए अगर लोन लिया जाएगा तो 80E में वो क्वालिफाई हो जाएगा। हायर एजुकेशन का क्या मतलब है? Means any course of study pursued after the senior secondary examination or its equivalent from any recognized school board or university। यानी 12वीं के बाद अगर आप कोई कोर्स प्रोग्राम करते हैं हायर एजुकेशन में, वो कवर हो जाता है। अगला मूव हम लोग करते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 80EE। क्या कहता है वो? किसके लिए एलिजिबल है? इंडिविजुअल। यहाँ पे एचयूएफ को नहीं मिलता है कोई डिडक्शन, केवल एलिजिबल एसएससी हमारे इंडिविजुअल होते हैं। क्या एलिजिबल डिडक्शन रहती है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी कोई एक ऐसा इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं फ्रॉम अ लोन ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिलेगा कोई डिस्कशन, केवल और केवल आपको डिडक्शन मिलेगा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है? 50,000, 50,000 रुपए आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80EE में, ओवर एंड अबव का जो 2 लाख का डिडक्शन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम में क्लेम करते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है इसमें? कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। 50 लाख रुपए से कम की वैल्यू होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की जो आपने परचेज करी है। लोन फाइनेंशियल ईयर 16-17 या उसके बाद कभी आपने लिया हो, आपके पास और कोई मकान नहीं होना चाहिए जिस तारीख को आपने लोन लिया, तभी आप 80EE में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और आपका लोन का अमाउंट
35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 4 कंडीशन है, अगर ये 4 कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपको 2 लाख के अलावा एक 50,000 रुपए का एक एडिशनल डिडक्शन आप इस सेक्शन के तहत क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोली गई, उसका क्या मतलब है? इट मीन्स अ पब्लिक कंपनी formed or registered in India with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes। यानी कोई एक ऐसी कंपनी जो कि हाउसिंग लोन के लिए बनाई गई हो, उससे आपने अगर लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 80 ई पे 80 ए पर चलते हैं। अगला सेक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। किसके लिए एलिजिबल है? फिर से इंडिविजुअल पे। एलिजिबल डिडक्शन कितना है हमारा? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम मींस द एसएससी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है? 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए आपके 2 लाख की जो लिमिट है जो हाउसिंग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की, उसके ओवर एंड अबव आपको मिलता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड ₹45 lakhs। 45 लाख रुपए से ज्यादा की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की नहीं होनी चाहिए। लोन जो आपका सैंक्शन होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद हो, और असेसी के पास उस तारीख तक कोई और मकान ना हो, ना ही उसके पास कोई लोन हो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इन 3 कंडीशंस को जब वो फुलफिल कर देगा तो वो 80 ई में एक 1.5 लाख रुपए तक का और डिडक्शन ले सकता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की भी हमने बात करी पीछे सेक्शन में, वही एज इट इज डेफिनेशन यहाँ पे भी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात कर लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? इट इज द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब रजिस्ट्रार ने अगर कोई वैल्यू कर रखी है आपकी प्रॉपर्टी की, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप सर्कल रेट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। एक नया सेक्शन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेक्शन 80 ई बी, इसके तहत कुछ डिडक्शंस हैं। आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। किसको एलिजिबल है? इंडिविजुअल को। अगर इंडिविजुअल ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उसको, उस पर यदि कोई लोन लिया और उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्या आपका एलिजिबल डिडक्शन रहेगा इसमें? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को कहीं ना कहीं पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाई है, जिसको इसी फाइनेंशियल ईयर से आपका चालू किया गया है। मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। एक कंडीशन क्या है? आपका लोन जो होना चाहिए वो 1/4/19 से 31/3/2023 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है, इट मींस अ व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो बिजली से चले, इलेक्ट्रिक मोटर से चले, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाएगा। होल traction energy supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle and has such electric regenerative braking system which during braking provides for the conversion of vehicle kinetic energy into electric energy। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन दे दी गई इस सेक्शन को में, इस सेक्शन के तहत। और यह सेक्शन ये बताता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई परचेज किया, उसके लिए कोई लोन लेते हैं तो आपको एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। अब एक अगले सेक्शन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80G, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के केस में। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है? कोई भी, एनी एसएससी, लेट इट बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, a private limited company, anyone can claim this deduction। what is the eligible deduction? Payment of any sum as donation to eligible funds or institutions। ठीक है। क्या क्वांटम ऑफ डिडक्शन? यहाँ पे क्वांटम ऑफ डिडक्शन दे रखा है ऑन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल डिडक्शंस पे। डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, आप पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन
qualifying for 100% deduction subject to qualifying limit, and donation qualifying for 50% deduction subject to qualifying. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है 100% और 50% का क्या मतलब है। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का कोई डोनेशन दिया पीएम रिलीफ फंड में या पीएम डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में, जो कि सरकार के तहत चलित है, कोई ऐसा फंड था, तो वहां पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। इनके अलावा कोई ऐसी आपको सोसाइटी मिलती है, कोई ट्रस्ट मिलता है, कोई स्कूल मिलता है जहाँ पे आप डिडक्शन करते हैं, कोई आप डोनेशन देते हैं, तो उन ऐसी ट्रस्ट और सोसाइटीज को डोनेशन हमारा 50% पे लिमिट होता है। जितना भी आपने डोनेशन दिया आप उसका मैक्सिमम 50% ही क्लेम कर सकते हैं अपने रिटर्न फाइल करते समय। यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट भी आती है। क्वालिफाइंग लिमिट क्या कहती है? डिडक्शन अंडर द कैटेगरीज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट एग्रीगेटेड शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। यानी आपकी जितनी टोटल इनकम है उसका मैक्सिमम 10% ही आप डोनेशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, जहां पे क्वालिफाइंग लिमिट की बात आ रही है, भले वो 100% पे हो या 50% पे। एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है जीटीआई ऑफ द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय डिडक्शंस अदर देन 80G, short term capital gains, long term capital gains, and exempt income and incomes taxable at special rates for non residents। ठीक है। एक अदर कंडीशन भी है सेक्शन के तहत, डोनेशन इन काइंड एंड इन कैश एक्सीडिंग ₹2,000 शेल नॉट बी अलाउड। मतलब 2,000 रुपए से ज्यादा की यदि डोनेशन आप दे रहे हैं कैश में तो वो अलाउ नहीं करी जाएगी। इसके लिए आप अगर कहीं डिडक्शन क्लेम करते हैं, आपने 2,000 से ऊपर का कोई कैश में डोनेशन किया, तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड सेक्शन 80G किसके किसके लिए एलिजिबल है? एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? अ पर्सन हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए, ऐसे सारे लोग जिनको एचआरए नहीं मिल रहा है और जो कि रेंट पे कर रहे हैं अकोमोडेशन हाउस का अपने लिए रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, उनको डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80G में। क्या क्वांटम होगा डिडक्शन का? द डिडक्शन एडमिसिबल विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 चीजें दे रखी हैं, इसमें से जो सबसे कम आएगा वो आप 80G में क्लेम कर सकते हैं। क्या है पहली कंडीशन? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन, or 25% of such total income arrived at after making all deductions under chapter 6A but before making any deduction under this section, or amount calculated at ₹5,000 per month। इन 3 में से जो भी सबसे कम आएगा उसको आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। क्या कंडीशंस है समझते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन रेंट ऑफ एनी फर्निश्ड or unfurnished accommodation should exceed 10% of his total income arrived at after all deduction under chapter 6A except under section 80GG। The accommodation should be occupied by the assessee for the purposes of his own residence। खुद के लिए आपने वो मकान ले रखा होगा तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। The assessee or his spouse or his minor child or HUF of which he is a member should not own any accommodation at the place where he ordinarily resides or perform duties of his office or employment or carries on his business or profession। इसका क्या मतलब? वो एसएससी या उसकी वाइफ या उसका माइनर चाइल्ड या उसका HUF, उसके नाम से भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उस जगह पे जहां पे वो ड्यूरिंग सैलरी अपनी एम्प्लॉयमेंट में रह रहा हो, सैलरी जहां से अर्जित कर रहा हो या बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हो। कहीं और पे प्रॉपर्टी हो सकती है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपका घर दिल्ली में है, लेकिन आप अपनी सैलरी अपनी जॉब के लिए आप जाते हैं मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको मुंबई में जो आपको एचआरए नहीं मिलता, आप जो रेंट दे रहे हैं उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक फॉर्म है जिसको फाइल करना मैंडेटरी है रिटर्न के साथ, दैट इज फॉर्म 10BA। इसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करना आवश्यक है। अब इसके बाद चलते हैं, एक सेक्शन है होता है 80GGA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। किसके लिए एलिजिबिलिटी है? एनी एसएससी नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन। वो सारे लोग जिनकी कोई भी आय बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है वो इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या एलिजिबल डिडक्शन होगा? टू अ रिसर्च एसोसिएशन विच हैज
as its objects the undertaking of scientific research or to a university college or other institution to be used for scientific research. वो सारी रिसर्च एसोसिएशन जिनका ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना है, या वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज जो कि साइंटिफिक रिसर्च करता होगा, उनको आप पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा. Any sum paid to a research association which has its object the undertaking of research in social science or statistical research, university, college or other institution to be used for research in social science or statistical research. यानी वो सारी रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो कि स्टैटिस्टिकल रिसर्च या सोशल साइंस पे आपका रिसर्च वर्क करती हैं, या any sum paid to a public sector company or a local authority or to an association of or institution approved by the national committee for carrying out any eligible project or scheme. अर्थात वो सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज या लोकल अथॉरिटी जिनको अप्रूव किया है नेशनल कमिटी ने फॉर कैरिंग आउट एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम, उनको अगर आप डोनेशन देते हैं तब भी आपको डिडक्शन मिलेगा. या एनी सम पेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी एरेडिकेशन फंड. इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप कोई अमाउंट पे करते हैं तो डिडक्शन मिलेगा. कितना डिडक्शन अलाउड है? When deduction is claimed under this section, deductions cannot be claimed anywhere else. यानी इस सेक्शन में अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप अपने रिटर्न में कहीं और उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? 10,000 रुपए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है 10,000 या उससे ऊपर का अमाउंट अगर आप पे करते हैं कैश में तो वो अलाउड नहीं होगा. यानी आपने जो भी अमाउंट दिया वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे, बशर्ते आप कैश में मत पे करिए अगर आप 10,000 या उससे ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं तो. अगले सेक्शन पर चलते हैं. सेक्शन 80 जीजीसी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय एनी पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी. किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसका डिडक्शन मिलता है. किसको डिडक्शन मिल सकता है? एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एनी पर्सन, किसी को भी, एनी पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट. किसको इनएलिजिबल रहेगा? दिस डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू अ लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट. यानी कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकार फंड करती है, अगर वो इस इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को पैसा पे करेगी तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश. अगर आप कैश में कोई पैसा देते हैं तो उसमें कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी is a political party registered under the Representation of People Act 1951. और इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? इलेक्टोरल ट्रस्ट इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी क्रिएटेड इन इंडिया for orderly receipt of the voluntary contribution from any person and for distributing the same to the respective political parties. Deduction in respect of royalty income, etc. of authors of certain books other than textbooks. Important section है, section 80 QQB. ये क्या कहता है? किसको मिलेगा डिडक्शन? इंडिविजुअल को मिलेगा. क्या क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा? इनकम डिराइव्ड एज अ ऑथर और ₹3 लाख विच एवर इज लेस. अगर आपने कोई किताब लिखी और उससे आपको कोई रॉयल्टी आ रही है, जो इनकम उसमें आप अराइव कर रहे हैं या ₹3 लाख तक का, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 QQB में. क्या क्या एलिजिबल इनकम है? इनकम में बी रिसीव्ड ईदर बाय वे ऑफ लंप सम कंसिडरेशन for the assignment or grant of any of his interest in the copyright of any book. Such books should be work of literary, artistic or scientific nature or of royalties or copyright fees. Deduction shall not be allowed where royalty income received from brochures, commentaries, diaries, guides, journals, magazines. इनके तहत अगर आप कोई वर्क लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी. क्या मैनर ऑफ कंप्यूटेशन होगा? द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. यानी आपकी जो भी एलिजिबल इनकम होगी रॉयल्टी से पहले, बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर.
ठीक है। अब अगला एक सेक्शन आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी और पेटेंट्स। रॉयल्टी ऑन पेटेंट सेक्शन 80 आरआरबी किसके लिए एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज रजिस्टर्ड एज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970। अगर आपने कोई पेटेंट किया या आपने कोई पेटेंट कराया और उसके तहत आपको कोई रॉयल्टी आ रही है उस पेटेंट को किसी को देने पे, यूज करने पे, तो आपको उस पे छूट मिलती है सेक्शन 80 आरआरबी में। 3 लाख रुपए तक की छूट है। दिस डिडक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रॉयल्टी इनकम including consideration for transfer of rights in the patent or for providing information for working or use of patent, use of a patent or the rendering of any services in connection with these activities। यानी इन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 आरआरबी के तहत। क्या कंडीशन है? कुछ कंडीशंस हैं इसमें। वो कंडीशंस कहती हैं एनी सच इनकम विच इज अर्न फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया the deduction shall be restricted to such sum as is brought to India in convertible foreign exchange within a period of 6 months or extended period allowed by the RBI। यानी अगर कोई ऐसी इनकम है पेटेंट से जो कि भारत से बाहर आपने अर्जित करी, द डिडक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, उसका डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जो कि वो पैसा आपको 6 महीने के भीतर भीतर देश में लाना है कन्वर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज में, या वो 6 महीने का पीरियड आरबीआई बढ़ा दे। साथ ही साथ इसमें एक फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 10 सीसीई के तहत एक सर्टिफिकेट आपको फाइल करना पड़ेगा। रॉयल्टी क्या होती है? रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट मींस कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स। अगर आपने कोई राइट ट्रांसफर कर दी तो वो रॉयल्टी के फॉर्म में अगर आपको मिल रही है तो वो आपकी एक तरीके की इनकम होगी जिसके तहत आप डिडक्शन सेक्शन 80 आरआरबी में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, एक सेक्शन आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट सेक्शन 80 टीटीए। ये क्या है? एलिजिबल एसएससी कौन कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन सीनियर सिटीजन कवर्ड अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। एलिजिबल डिडक्शन क्या होगा? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट्स इन अ सेविंग अकाउंट विद, मतलब यदि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका एक सर्टेन पोर्शन तक सरकार ने आपको छूट दे दी। वो पैसा आपको कहाँ से मिलना चाहिए? किसी बैंक से आ सकता है पैसा, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक से आ सकता है, या पोस्ट ऑफिस से आ सकता है। मैक्सिमम अमाउंट जो अलाउ होगा इस सेक्शन के तहत वो होगा 10,000 रुपए। कुछ अदर प्रोविजन है, वेयर सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डिपॉजिट हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए फर्म एओपी बीओआई, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर और मेंबर। ये हम लोगों ने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। अगर एओपी बीओआई को मिल रहा है तो उनके पार्टनर्स को नहीं मिलेगा कोई भी डिडक्शन। अब एक नया सेक्शन जो कि पिछले साल से एप्लीकेबल किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए, 80 टीटीबी का। ये क्या कहता है? ये सेक्शन सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, अगर सीनियर सिटीजन को कोई डिपॉजिट के तहत इंटरेस्ट मिल रहा है बैंकिंग कंपनी से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो अप टिल 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पे छूट रहेगी। कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, आप उसका डिडक्शन क्लेम करेंगे सेक्शन 80 टीटीबी में। सेक्शन 80 यू, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। किसको एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल who at any time during the previous year is certified by the medical authority to be a person with disability। मतलब कोई ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल जो कि हिंदुस्तान में रहता है, रेसिडेंट है, और उसको मेडिकल अथॉरिटी ने ये सर्टिफाई किया है कि उसमें कोई डिसेबिलिटी है, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। क्या क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा? अ डिडक्शन ऑफ ₹75,000 in respect of person with disability or ₹1,25,000 in case of person with severe disability having disability over 80%। कुछ conditions हैं इसमें। Assessee shall furnish a copy of certificate issued by the medical authority in the form 10IA where the condition of disability requires reassessment. A fresh certificate from the medical authority shall have to be obtained after the expiry of the period mentioned on the original certificate in order to continue the claim of deduction। With this, we come to the end of our presentation today.
and I hope all the deductions that are available under income tax have been covered by this presentation. And I hope all the participants who will be listening to this program are benefited with it. Thank you, everyone.